जनमत पर स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों, बजट पर क्या विपक्ष की बोलती बंद हो गई है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष जो बोल रहा है ये ना बोलने के बराबर है। बजट पर विपक्ष की बोलती बंद। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो देखते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये तो हमारे संकल्प पत्र की कॉपी है। आप जानते हैं कि इसी संकल्प पत्र को भारत की जनता ने चुनाव में 99 सांसदों की पार्टी बनाई। यानी कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई कांग्रेस में 52-53 से बढ़ के 99, लेकिन इस संकल्प पत्र को भारत की जनता ने लोकसभा के चुनाव में 4 जून में जो रिजल्ट आया उसमें खारिज कर दिया। अब कह रहे हैं कि खारिज किए गए विचार को भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी पेस्ट कर लिया, संकल्प पत्र को उतार लिया। दूसरा एक बात राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व बजट को ही कट कॉपी पेस्ट कर लिया। यानी अब क्या चाहते हैं कि जो 10 साल से सरकार लगातार अपने काम कर रही थी, 2014 पे एक विजन के लिए देश की जनता ने मत दिया, 2019 पे उस विजन पर 303 सीटें दी और 2024 पर उस विजन पर थोड़ा डाउट आया और कॉन्फिडेंस आया कहीं न कहीं सरकार को, उसको कोर्स करेक्शन करने के लिए देश की जनता ने उन्हें कुछ कम सीटें दी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना करके भेजा और 240 सीटें जिताई। 240 सीटें जीतने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। यानी देश की जनता ने 2014 में जो विजन पत्र आया था और 10 सालों तक जो सरकार ने काम किया, उसी काम की सहमति थी कुछ कोर्स करेक्शन के साथ। ये बात तो कम से कम इस चुनाव के विश्लेषण से पता चल सकता है। देखिए, राजनीति में जय और विजय का बड़ा महत्व है। देश की जनता क्या चाहती है, नेता तो कुछ भी कहता रहे, लेकिन चुनाव से पता चलता है, उसके परिणाम से पता चलता है कि देश की जनता क्या चाहती है। अब देश की जनता ये चाहती है कि राहुल गांधी की के नेतृत्व में कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी ही चलाएं। तो इसलिए कह रहा हूं, आज का जो टैगलाइन है कि बजट से विपक्ष का मुंह बंद, इसीलिए क्योंकि मुंह तो खुला लेकिन उसका कोई वजन नहीं। और भी मतलब मुंह बंद का यहां मतलब ये नहीं कि सब आपको बोल ही नहीं पा रहा, कुछ तो बोलना ही है, लेकिन लॉजिकल आंसर कोई भी विपक्ष का नेता नहीं दे पा रहा है। जैसे मैं दूसरी बात करूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी एक सबसे बड़े लोकसभा की सीटें जीतकर आने वाली पार्टी के रूप में उभरे, 37 सांसद है, लेकिन अखिलेश भाई भी कह रहे हैं कि केवल अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र को ही सब दे दिया है। अब आप बताइए, अगर समाजवादी पार्टी इतने सालों से सत्ता में है, कई बार मुख्यमंत्री बने, उनके फादर, वो स्वयं एक बार 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय चरित्र का पार्टी नहीं बन पाई। राष्ट्रीय चरित्र छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई, जबकि उनसे बहुत बाद में बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो मुझे समझ में आया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन पाई। अगर बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है या बिहार को इकोनॉमिकली विशेष शक्ति प्रदान की जाती है, विशेष राष्ट्र का दर्जा तो नहीं, तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं बिहार को कुछ ना दिया जाए अतिरिक्त? जबकि आप जानते हैं कि जब से बिहार का बंटवारा हुआ उसके बाद जो बचा हुआ बिहार है उसमें लगभग 78% भूमि डूब क्षेत्र में आती है। उस भूमि के साथ डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, जहां 4 माह तक जल भराव रहता है। बिहार में बारिश हो ना हो, नदियों में बाढ़ आना स्वाभाविक है। बारिश आती है, होती है तो विकराल समस्या ले लेती है। तो बिहार को एक आर्थिक मदद की जरूरत है। ये बात मैं बिहार को अच्छी तरह से घूम रहा हूं तो मैं जान रहा हूं। तो तेलंगाना और बिहार ये क्या भारत का हिस्सा नहीं है? अखिलेश भाई क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात, आप जानते हैं कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो तो कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन होते ही होते हैं। इस देश ने कोई ये पहली बार नहीं देखा। एक तो बिहार को जरूरत ही थी एक्स्ट्रा मदद की, और अगर वो जेडीयू की वजह से हो रही है तो इसमें ऐसी क्या बुराई है? क्या इसके पहले उत्तर प्रदेश को विशेष जो है धन की प्राप्ति नहीं हुई एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए? तो क्या हर बार केवल जो राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है उसी को पैसा दिया जाए, या ये देखा जाए कि जिस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर को और अभी मजबूत करने की जरूरत है उसको कुछ धन ज्यादा दिया जाए?
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की जो बोलती है वो बंद हो गई है। इसीलिए एक चीज और विश्लेषण करते हैं इसमें कि बजट में और क्या। तो आप देखेंगे, एक दिन मैं नेटवर्क 10 में था, एक न्यूज चैनल में, मैंने कहा था जस्ट एक दिन पहले कि जो नौकरी पेशा वर्ग वाला व्यक्ति है उसको टैक्स में पर्याप्त रिलैक्स देना ही होगा। हालांकि बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने रिलैक्स नहीं किया, लेकिन कम से कम चलो कुछ तो दिया रिलैक्स में। ऐसा मुझे लगा कि सरकार ने शायद मेरी बात को सुन लिया। हो सकता है ना भी सुना हो, कोइंसिडेंस मात्र हो कि मैंने बड़ी तेजी से इसकी डिमांड की और अगले 24 घंटे के बाद वो चीजें उस रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सर्विस क्लास के लिए कम से कम सरकार ने कुछ सुध लेना, या मिडिल क्लास के लिए सरकार ने कुछ सुध लिया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार ने, रोजगार सृजन के लिए भी सरकार ने काफी काम किया। तो वो मुद्दे जो चुनाव पर विपक्ष ने मुद्दे बनाए थे, उसमें चाहे रोजगार सृजन हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे महंगाई का मैटर हो। आप अगर महंगाई देखें तो मनी इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास है, और माना जाता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में 5% जो मनी इन्फ्लेशन है, 4 to 5%, ये कंट्रोल्ड महंगाई है, अनकंट्रोल्ड तो नहीं है। कम से कम महंगाई महसूस हो रही है। लेकिन याद करिए, अगर 2004 से 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, उस समय महंगाई की दर तो 7%, 8%, 9% तक मनी इन्फ्लेशन था। जीडीपी ग्रोथ रेट 5%, 6%, और मनी इन्फ्लेशन 9% तक गया। 10% तक शायद हम होता, 9% तक तो मैं कंफर्म हूं गया। यानी जितनी कमाई हो रही है उससे डबल खर्च। इस समय अगर आप देखो तो 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ रेट है, और 5 या उससे थोड़ा सा नीचे परसेंट मनी इन्फ्लेशन है। यानी अगर आप जो है 7 रुपए कमा रहे हैं तो 5 रुपए की महंगाई को आप फील कर रहे हैं, लेकिन 5 रुपए कमा करके 10 रुपए की दुगनी की महंगाई नहीं फील कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा कतई ये कहने का नहीं कि महंगाई नहीं है, सरकार को महंगाई कंट्रोल नहीं करना चाहिए। महंगाई अभी भी है, अगर महंगाई इस कंट्रोल हो जाए तो जनता के लिए और राहत की बात है। लेकिन जो सदन में सरकार ने पेश किया, उसे पिछले रिकॉर्ड को भी पेश किया और बताया कि मनी इन्फ्लेशन या महंगाई दर किस तरह से नियंत्रित है। हालांकि मैं कहता हूं इसे और नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। तो कुल मिला के हम इस बात पर पहुंच सकते हैं निष्कर्ष पर कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बजट है, ये हालांकि सरकार के साल भर की आय व्यय का ब्यौरा मात्र होता है, कहां कैसे पैसा खर्च होगा, लेकिन ये एक पॉलिटिकल टूल के रूप में निकल कर आया है, जिसमें विपक्ष जो उस नैरेटिव पे था कि वो हारते हुए भी जीत गया है। बीजेपी इस दुख में थी कि जीत करके भी जीत बड़ी नहीं हुई, इसलिए हार जैसा फील हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने इस बजट को निर्मित करके विपक्ष की उस टूल को, जो हार करके भी जीत रहे थे, उस नैरेटिव को कमजोर कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार नैरेटिव सेट करने के मामले में फिर से आगे आ गई। पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक नैरेटिव सेट किया, हालांकि उसके पहले एक नैरेटिव ये था जो विपक्ष ने सेट किया कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो उसमें कुछ बीजेपी के कुछ असंतुष्ट नेताओं का भी योगदान था। इस नैरेटिव के बाद बीजेपी बहुत ज्यादा रक्षात्मक हो रही थी, लेकिन दूसरा नैरेटिव जो हुआ वो बीजेपी ने सेट किया, योगी आदित्यनाथ जी ने सेट किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अब अगला मुद्दा क्या होगा, नाम न बताने वाला। और वो नैरेटिव देश में बहुत ज्यादा चला कि नाम बताने में क्या दिक्कत है। फिर तीसरा जो नैरेटिव आया वो आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बजट के माध्यम से, जिसमें कांग्रेस को मजबूर होकर कहना पड़ा कि उन्होंने हमारे संकल्प पत्र को ही कॉपी कर लिया है। अगर संकल्प पत्र को कॉपी किया है तो ये बजट खराब कैसे हो सकता है, और अगर बजट खराब है तो आपका संकल्प पत्र खराब था। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव सेटिंग माहौल में ट्रैप हो गई है। कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस बजट के माध्यम से और योगी आदित्यनाथ के उस निर्णय के माध्यम से अब पुनः नैरेटिव सेटर हो गई है। जो कुछ दिन पहले तक विपक्ष नैरेटिव सेट करता था, जैसे संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी सफाई देते हुए घूमती थी, लेकिन अब सफाई देने का समय विपक्ष को आ गया है। तो उम्मीद है कि ये बात हमारे दर्शकों को समझ में आ गई होगी कि नैरेटिव जो सेट करता है वो विजेता होता है। 4 जून के पहले विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया, जितना नैरेटिव सेट कर पाए उस माध्यम से उन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई। अगर और बड़ा नैरेटिव सेट कर पाते तो शायद वो सरकार में भी आ जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार अब वो मौका नहीं देना चाहती। वो नैरेटिव सेट करने के मामले में चुनाव के बाद वो प्रयास उसने शुरू कर दिया,
और 3 जो नैरेटिव 4 जून के बाद बने, उन 3 नैरेटिव में एक विपक्ष ने सेट किया कि योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और 2 भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो 66% नैरेटिव 4 जून के बाद बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही और 33% विपक्ष सफल रहा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव जो बनाने में कौन आगे है, कौन एज ले रहा है। और ये आप सब जानते हैं कि जो नैरेटिव बनाता है, नैरेटिव लगातार सस्टेन रखता है, वो ट्रेंड सेटर होता है, वो विजेता होता है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगला नैरेटिव क्या लेके आती है। क्या वीडी सावरकर को भारत रत्न जैसे देने की जो बात है, उसके माध्यम से हिंदुत्व के नैरेटिव को आगे बढ़ाएगी? जो हिंदू हितों के चेहरों जो पुरोधा हैं, उनको क्या भारत रत्न पुरस्कार दे करके हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी? अब ये चौथा नैरेटिव कैसे बनेगा, क्या बनेगा? क्या हिंदुत्व एक नैरेटिव बनेगा और उसमें वीडी सावरकर एक धुरी के रूप में उभर कर आएंगे? ये देखना है। और आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव की तरफ एक कदम और बढ़ाया है और इससे संकेत लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं आने वाले समय में वीडी सावरकर को भारत रत्न देकर के हिंदुत्व के नैरेटिव को एक स्ट्रांग तरीके से भारतीय राजनीति में एस्टेब्लिश करने का प्रयास पुनः तो नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैंने पहले से एक अनुमान लगाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी अब किस तरफ जाने वाली। तो दोस्तों, ये एक परिचर्चा आज मैंने बजट पर की और बजट में ये बताने की कोशिश की किस तरह विपक्ष के का एक तरह से मुंह बंद हो गया, मुंह खुलते हुए भी मुंह बंद हो गया। एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेटर के रूप में पुनः आती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को एंजॉय करें। नमस्कार।